अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के फ्लाइट जो कल दोपहर 1:38 पर क्रैश कर गया, उससे जुड़ी हुई सारी इन्वेस्टिगेशन कि अब तक क्या मिला, क्यों यह हादसा हुआ, क्या ये इंजन फेलियर है, टेक्निकल है कोई, या फिर पायलट की गलती है, जो भी है उस पर तमाम बातें चल रही हैं। और तमाम एक्सपर्ट से बात करने के बाद रात 9 बजे मैं आपके सामने आऊँगा और इस हादसे से रिलेटेड जो भी सवाल है और क्यों यह हादसा हुआ, उसकी वजह क्या हो सकती है, और एक जो चमत्कारिक रूप से एक शख्स बच गया, तो ये सारी कहानी रात 9 बजे आपके सामने लेकर आऊँगा आज। अभी इस वक्त शिलांग के एसपी मिस्टर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद पहली बार ये अंदाज़ा हुआ, ये चर्चा तो करीब 25 मई से ही चल रहा है, 23 मई से वो गुम हुई थी। पहली बार ये खुद मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि सोनम रघुवंशी कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक क्रिमिनल माइंड, बेहद शातिर, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद शिलांग के एसपी जब पुलिस कस्टडी मिली, जो पूछताछ हुई 5 से, जिनमें सोनम भी है, हर एक ने जो एक्सेप्ट किया और फिर पूरी कहानी अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, मास्टरमाइंड कौन है, वो सारी कहानी इस इंट्रोगेशन के बाद सामने आई, जो आपके सामने रखूंगा। और इसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि ये बस सिर्फ इश्क, मोहब्बत और उसमें रास्ते से हटाने का मामला नहीं है, ये क्रिमिनल माइंड जो सोचता है, बिल्कुल वो कहानी है। असल में जब फरवरी में रिश्ता तय हुआ, तभी से ये तय हो गया था कि राजा रघुवंशी से सोनम शादी तो करेगी, और उसकी एक ही वजह थी कि उसके फादर को कुछ वक्त पहले दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट के पेशेंट थे। सोनम को एहसास हुआ कि अगर उसने घर में राजा से शादी से इनकार कर दिया तो शायद उसके फादर को दिल का दौरा पड़ जाए, उनकी मौत हो जाए, और वो ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने ये तय किया कि पिता की खुशी के लिए शादी तो करेगी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ करेगी कि घर में इनकार भी ना करना पड़े और ये शादी अपने आप रुक जाए। तो पहली 2 कोशिश शादी रोकने की थी, राजा को मारने की नहीं थी। अगर ये 2 कोशिश में एक भी कामयाब हो जाती तो शायद राजा रघुवंशी जिंदा होता। तो फरवरी में प्लान बना, जब ये रिश्ता हो गया, रोका हो गया, तो राज के साथ मिलकर सोनम ने कि देखो, पिता को तो मना कर नहीं सकती शादी के लिए क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये शादी हो ही नहीं, तो क्या किया जाए। 11 मई की शादी तय हुई थी, फरवरी का आखिरी हफ्ता था, उनके पास मार्च अप्रैल 2 ही महीने थे। बहुत दोनों ने मिलकर सोचा, फिर पहला आइडिया सामने आया कि अगर ये हम लोग काम करते हैं और ये कामयाब हो जाता तो शादी रुक जाएगी। वो आइडिया ये था कि इंदौर के पास ही एक नदी है, उस नदी के किनारे अक्सर सोनम फैमिली के साथ भी गई है और घर वालों को भी पता है कि इस नदी में जाती है। तो उस नदी के किनारे सोनम जाएगी अपनी स्कूटी पर, स्कूटी नदी के किनारे पार्क करेगी, उसके सारे सामान उसी स्कूटी के पास होंगे, वो अपना चप्पल उसी स्कूटी के पास छोड़ेगी और फिर वहाँ से वो गायब हो जाएगी, किसी और जगह चली जाएगी। और बाद में घर वालों को ये लगेगा कि जब सोनम नहीं लौटी तो नदी के किनारे स्कूटी खड़ी है, इसका मतलब वो शायद नदी में नहाने उतर गई और बह गई, यानी एक हादसा था जिसमें सोनम की मौत हो गई। पहली 2 कोशिश असल में सोनम की अपने मौत का ड्रामा था। तो पहली कोशिश ये थी कि नदी के किनारे इस तरह करेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर यह आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, इसलिए कि नदी में बह गई। फिर उन्होंने देखा कि नदी में इतना पानी नहीं है और आसपास में काफ़ी लोग भी थे, तो उन्हें यह भी डर हुआ कि इस नदी के आसपास जाने में और वहाँ से लौटने में किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो जाएगी। तो अगर वो नदी पे स्कूटी छोड़ भी देती है और ये फिर एक देती है मैसेज कि वो शायद डूब गई, गायब हो गई, और जब घर वाले ढूंढेंगे, पुलिस में जाएंगे, तो पुलिस जब आसपास के नदी के किनारे, नदी के जाने वाले रास्ते के सीसीटीवी खंगालेगी तो उसमें वो मिल जाएगी। तो इस डर से उसने ये आइडिया छोड़ दिया। अब फिर इसके बाद दोनों मिलकर प्लान बना रहे हैं। पहला आइडिया पहला ड्रॉप हो गया कि क्या किया जाए। अब ये मार्च का महीना आ चुका है। काफ़ी सोचने के बाद अब सोनम और राज ने दूसरे आइडिया पे काम किया। दूसरा आइडिया ये था कि सोनम की स्कूटी एक सुनसान जगह पर खड़ी होगी, सोनम वहाँ जाएगी और उसके बाद उस स्कूटी में आग लग जाएगी। स्कूटी के आसपास सोनम के सारे कपड़े और बाकी जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन की चीज़ हो सकती है वो वहाँ से
बाद में पुलिस या लोग बरामद करेंगे और वहां पे एक लाश होगी, एक जली हुई लाश। सोनम के कपड़े होंगे, सोनम का सामान होगा, सोनम की स्कूटी होगी, लेकिन लाश सोनम की नहीं होगी। लाश होगी जली हुई, इस हालत तक जली हुई कि उसकी शिनाख्त ना हो सके। अब एक जली हुई लाश स्कूटी के पास रख कर जाने का मतलब यह है कि लाश मार्केट में तो मिलता नहीं है। तो यहां पहली बार यह था कि सोनम और राज ने मिलकर एक लड़की के कत्ल करने की प्लानिंग की थी, एक ऐसी लड़की जिसकी कद काठी सोनम जितनी हो। उन्होंने इस बारे में काफी सीरियसली काम किया, लड़की को ढूंढना भी शुरू किया। बट अब चूंकि पेशेवर क्रिमिनल तो थे नहीं, उन्हें लगा कि कहाँ किसी लड़की को लाएं, कैसे लाएं। बहुत ढूंढा, कोई ऐसी लड़की मिली नहीं जो इनके बताए पते तक इनके साथ इनके भरोसे पर जा सकती थी। अगर कोई एक लड़की मिल जाती जो सोनम के कदकाठी की थी तो शायद राजा रघुवंशी की जान बच जाती, क्योंकि फिर उस लड़की का कत्ल होता, लड़की की लाश उस स्कूटी के पास मिलती, कपड़े और बाकी चीज़ें सोनम के होते, पहचान यही होती कि ये सोनम की लाश है। और इस तरह सोनम दुनिया की नज़रों में मर चुकी होती, किसी अनजान शहर में पहुंच जाती, बाद में राज पहुंचता और दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते। ये दूसरी साजिश थी, लेकिन लड़की नहीं मिली तो दूसरी साजिश भी नाकाम हो गई। अब मार्च से अप्रैल आ गया, शादी की तारीख नज़दीक आने लगी, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मई की पहली तारीख आई, अभी तक रिश्ता तय हो गया, शादी की तैयारी हो चुकी है। राजा रघुवंशी के मारने की कोई प्लानिंग नहीं थी, न दोनों के दिमाग में ये आइडिया था कि राजा रघुवंशी को ही मारेंगे। उनका ये था कि पहले गायब हो जाएंगे, घर वालों को लगेगा कि पता नहीं नदी में बह गई। दूसरा ये था कि जलकर मर गई, हादसा था। पर तीसरा क्या, क्योंकि अब शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, अब शादी को सिर्फ 11 दिन बचे थे। तारीख थी 1 मई 2025। इसी 1 मई और 2025 को सोनम और राज मिलते हैं। सोनम कहती है कि अब वक्त नहीं है, 11 दिन बचे हैं और अगले कुछ दिनों के बाद तो वो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि शादी की तमाम रस्मों में घर में होना, हल्दी, मेहंदी, बाकी सारी चीज़ें। तो क्या किया जाए? पहली बार 1 मई 2025 को जब पहले 2 प्लान नाकाम हुए, तब राज और सोनम ने आपस में एक दूसरे को देखा और बात की। कोई नहीं, अगर शादी कर लेती हो, घर वालों की खुशी भी है, पिता को तुम्हारे कुछ होगा नहीं, उनकी मर्जी से शादी कर रही हो। शादी के बाद अगर राज को कुछ हो जाए तो क्या होगा? अब तक था कि सोनम को कुछ हो जाए तो क्या होगा, और वो दुनिया की नज़रों से ओझल कहीं दूर होगी। अब ये था कि जो अब तक प्लान सोनम पे आजमाया जाने वाला था, अब राज पर आजमाया जाएगा। तो तय हुआ कि सोनम की गुमशुदगी, सोनम की जली हुई लाश की जगह अब राजा की मौत होगी, और राजा की मौत एक हादसा होगी। 1 मई 2025 को पहली बार इस साजिश को अमल में लाया गया और फाइनल हो गया कि अब यही होगा। तो अब 1 मई को यह साजिश बुनी गई, शादी की तैयारी शुरू हो गई। राज अब इस साजिश को अमल में लाने में लग गया। राज के 3 दोस्त थे, और जो पूछताछ में खबर आई उनमें से एक उसका अपना कजन था। इन तीनों दोस्तों को राज ने कोई सुपारी नहीं दी थी, बल्कि इन तीनों दोस्तों को राज और सोनम के अफेयर के बारे में जानकारी थी। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तुम हमारी मदद करो। चूंकि एक कज़न था, 2 दोस्त थे, अपने दोस्त का घर बसाने के लिए और वो भाई का घर बसाने के लिए तीनों इकट्ठे हो गए। फिर ये हुआ कि जाएंगे गुवाहाटी और वहाँ राजा को इस तरह मारेंगे कि एक एक्सीडेंट लगे। 17 तारीख को 59,000 और एक मोबाइल राज ने दिया उन तीनों को, और वो 17 को ही इंदौर से निकल गए गुवाहाटी। असल में शिलोंग अब तक सीन में नहीं था। जो सोनम ने टिकट बुक कराई थी इंदौर से गुवाहाटी की ही कराई थी, और उसने अपने घर में यही बताया था कि वो कामाख्या देवी मंदिर जा रही है, और अपने पति से उसने ये कहा था कि कामाख्या देवी मंदिर में मैंने एक मन्नत मांगी है कि शादी के बाद जाऊंगी, और जब वो मन्नत पूरी होगी तब हम एक पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे, उससे पहले नहीं। तो इसी मन्नत के नाम पर उसने टिकट बुक कराई। घर वालों को पहली बार पता चला, लेकिन ये हुआ कि एक पति पत्नी शादी के बाद एक मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई भी परिवार नहीं रोकेगा, क्योंकि आस्था की बात थी। घर वालों ने भी कहा चलो बहुत संस्कारी है, कम से कम मंदिर जा रही है,
मन्नत पूरी करने। उधर तीनों सुपारी किलर 19 मई को ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। सोनम ने ऑनलाइन होटल बुक किया गुवाहाटी में, वो गुवाहाटी पहुंचती है 20 को। प्लान ये था कि 21 तारीख को ही राजा रघुवंशी को गुवाहाटी में मार दिया जाएगा। लेकिन जब वो कामाख्या देवी मंदिर गए, पूरा रास्ते में वहाँ से ही शुरू हो गया ट्रैक करना, सुपारी किलर को बताना, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब जब मौका नहीं मिला तो वो मौका चूक गया। अब ये हुआ कि क्या करें, 20 की भी ट्राई की थी, 21 को भी गुवाहाटी में। तो यह कि गुवाहाटी में मारना बड़ा मुश्किल है। तब पहली बार सोनम ने कहा कि जब गुवाहाटी तक आ गए हैं तो शिलोंग घूम कर आते हैं, वहाँ सुना चेरापूंजी है, बड़ा अच्छा लगेगा, मौसम भी अच्छा है। बेचारा राजा रघुवंशी उसकी बात में आ गया और ये लोग शिलोंग निकल गए। सोनम ने तीनों दोस्तों को कह दिया कि शिलोंग आओ। अब वो लोग भी शिलोंग पहुंचे। शिलोंग में पहली कोशिश 22 मई को ही थी, जो मैंने आपको कहानी डिटेल में बताई थी कि पहली कोशिश वहीं थी। पहली कोशिश में इन्हें सुनसान जगह नहीं मिली। फिर शिलोंग में इन्होंने दूसरी कोशिश भी की, लेकिन वहां पे भी उनको मौका नहीं मिला। तब तीसरी कोशिश में 23 मई को आखिरकार मौका मिला और उन तीनों ने राजा को मार दिया। इसके बाद उन तीन में से एक सुपारी किलर के साथ खुद सोनम स्कूटी पर चलाते हुए 12 किलोमीटर तक गई और फिर वहां से निकली। अब जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में उसके पूरे रूट का भी खुलासा हो गया कि सोनम कैसे आई। सोनम ने 23 मई को ही राजा के कत्ल करने के बाद एक टैक्सी बुक की। राज ने तीनों अपने दोस्तों में से एक को बुर्का दिया था और कहा था, ये नकाब जो बुर्का होता है, कि ये जब काम हो जाए तो सोनम को कहना बुर्का पहनकर निकले, क्योंकि डर होता है कि कत्ल हो गया, कहीं सोनम को ना ढूंढे लोग, क्योंकि पति पत्नी घूम रहे हैं मेघालय में। तो उसने कहा ये बुर्का पहन कर निकलेगी। तो कत्ल के बाद सोनम जिस गेस्ट हाउस में सामान था उसे छोड़ चुकी, लेने भी नहीं गई, और उस बैग में अपना मंगलसूत्र तक वो छोड़ के चली गई थी। हालांकि बाद में वही जब बैग मिला और पुलिस ने खोला, देखा मंगलसूत्र, अंगूठी, तब पुलिस को पहली बार सोनम पर शक हुआ था कि एक हनीमून कपल जो हनीमून मनाने आता है अमूमन नॉर्थ इंडिया से, वो उनकी मांग में सिंदूर, चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र जरूर होता है। लेकिन ये कैसी दुल्हन है जो मंगलसूत्र एक अनजान गेस्ट हाउस में बैग में रख कर गई है, जबकि ज़्यादा सेफ था कि वो पहन कर जाती। तो वहाँ से पहला डाउट हुआ था। तो 23 मई को एक टैक्सी में बैठती है बुर्का पहनकर, और उसी बुर्के में वो उतरती है, वहाँ से गुवाहाटी पहुँचती है। गुवाहाटी से फिर एक बस लेती है और सिलीगुड़ी पहुँचती है। बस से सिलीगुड़ी से फिर वो दूसरी बस लेती है, बस चेंज कर दी, और उस दूसरी बस से वो पटना पहुँचती है। फिर पटना बिहार से वो बस लेती है और आरा जाती है। ये पटना से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। आरा से फिर वो ट्रेन पकड़ती है और आरा से ट्रेन पकड़कर वो लखनऊ आती है। फिर लखनऊ से वो बस पकड़ती है और बस से इंदौर जाती है। यानी मेघालय से निकली टैक्सी में, गई गुवाहाटी, गुवाहाटी से उसने पकड़ी बस, गई सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से फिर उसने पकड़ी बस, वहाँ से गई पटना, पटना से फिर आरा, आरा से ट्रेन से पकड़कर लखनऊ, लखनऊ से फिर बस और इंदौर 25 मई को। इसके बाद इंदौर में उसने एक फ्लैट में एक कमरा किराए पर ले रखा था। जो पूछताछ हुई अब ये, पहले उसने कहा था कि हम 27 को इंदौर छोड़ चुके थे, नहीं। जिस दिन राजा की डेड बॉडी मिली थी 2 जून को शिलोंग में, उस 2 जून को भी सोनम इंदौर में अपने घर और ससुराल से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर थी। इंदौर में ही एक फ्लैट उसने पहले से तय कर रखा था और उसी फ्लैट में वो 25 मई को गई और उसके बाद 8 जून तक इंदौर में ही सोनम रही, 8 जून तक। फिर 8 जून को ये हुआ कि पहली एक गिरफ्तारी हुई जो आकाश नाम के कातिल की। तो जब आकाश की गिरफ्तारी हुई तो ये बात राज तक पता चल गई, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर वो कंफ्यूज था, क्योंकि उसे पता चला कि कुछ लोग आए और उसे उठा कर ले गए। अब ये किडनैपिंग है या अरेस्टिंग है, ये कंफ्यूज था, इसलिए कि जिन लोगों ने उसे उठाया वो सिविल ड्रेस में थे, पुलिस के ड्रेस में नहीं गए थे पुलिस वाले, लेकिन सिविल ड्रेस में थे। अब राज को लगा कि किडनैपिंग हुई है या क्या हुआ है, तो वो कंफ्यूज था, और इसी कंफ्यूजन और पैनिक सिचुएशन में उसने सोनम को फ़ोन किया
और सोनम से कहा कि 3 में से 1 को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा किडनैप किसने किया, या तो उन्हें हमारे राज पता चल गया, या फिर पुलिस है या क्रिमिनल है, हम नहीं जानते। और इत्तेफाक से जिस 8 जून को पहली गिरफ्तारी हुई, उसी 8 जून को प्लान ये था कि सोनम को इंदौर से सिल्लीगुड़ी निकलना था, और सिल्लीगुड़ी के आसपास जाने के बाद वो कहीं अपने आप को इस हाल में दिखाती कि वो ड्रग्स के नशे में है, हालत ख़राब है, किसी सुनसान जगह पर जंगल में या कहीं ऐसी जगह पड़ी हुई है। किसी की नज़र पड़ती, पुलिस उस तक पहुंचती और पता चलता कि सोनम जिंदा मिल गई। और सिलीगुड़ी के पास मिलती तो पूरा उधर का जो बेल्ट था वो आसपास ही था शिलोंग के, तो ये था कि शायद किडनैपर उसे यहाँ लाकर छोड़ गए। तो 8 जून को उसे सिलीगुड़ी निकलना था इंदौर से, लेकिन 8 जून को जब पहली गिरफ्तारी हुई तो राज घबरा गया। उसने सोनम को फ़ोन किया और उसने कहा कि ऐसे से गिरफ्तारी या किसी ने किडनैप किया, हमें लगता है भांडा फूट गया है, तुम एक काम करो, अब सिलीगुड़ी का प्लान छोड़ो, तुम गाज़ीपुर पहुँचो और गाज़ीपुर जाने के बाद अपनी फैमिली को फ़ोन करो और बताओ कि मुझे कुछ पता नहीं, ड्रग्स के नशे में किसने मुझे किडनैप किया और छोड़ दिया, मैं अभी इस जगह पर हूँ। 8 जून को जब इंदौर में ही सोनम को लेकर इतने सारे वो चल रहे थे, दुआएं, प्रार्थनाएं, लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, गुस्से में भी थे, इंदौर से बुर्का पहनकर, क्योंकि अब तक सोनम की तस्वीर हर अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया पर जारी थी, वही बुर्का जो वो शिलोंग से पहनकर निकली थी, 8 जून को वही बुर्का उसने फिर से पहना, इंदौर से निकलती है और इंदौर से फिर वाराणसी होते हुए गाज़ीपुर पहुंचती है। रात हो जाती है, गाज़ीपुर रेलवे स्टेशन से बाहर आती है, फिर हाईवे पर जाती है, एक ढाबे पर पहुंचती है और फिर अपने भाई को फ़ोन करती है और इस तरीके से फिर सोनम की बरामदगी होती है। अब सोचिए, एक सोनम, फरवरी से प्लानिंग और उसके बाद 8 जून को इस तरह से बरामदगी, और जब पूरा पुलिस हर तरफ ढूंढा जा रहा है, उसकी हिम्मत देखिए कि वो उसी इंदौर शहर में 25 मई से लेकर 8 जून यानी 6 और 8, 14 से 15 दिन तक इंदौर में रहती, उसी घर में, और किसी को पता नहीं। लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब पहलू ये है कि जिस घर में 15 दिन तक रही सोनम इंदौर में, देवास गेट करके वो इलाका है, बस इतना पुलिस को पता है। उस फ्लैट के बारे में अभी कल तक न शिलोंग पुलिस को पता, न इंदौर पुलिस को असल में उसका एड्रेस क्या है। और यही वजह है कि कोई रिपोर्टर भी उस घर तक नहीं पहुंचा जहां सोनम अब तक छुपी हुई थी। अब इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी, मैंने शुरू में जो कहा ना कि शातिर दिमाग ये था कि सोनम ने इस साजिश को बुनने से पहले कि अब वो जाएगी और गुवाहाटी में कत्ल करेगी, और उसके बाद उसे कहाँ छुपना है, कितने दिन छुपना है, क्योंकि शिलोंग में रहेगी तो किसी ना किसी दिन पुलिस तो उसको ढूंढ लेगी, तो उसका भेद खुल जाएगा। उसने जो ये रेंट पे घर लिया, इसको अब 2 इसकी खबर आ रही। एक कि वो रेंट पे नहीं था, इसने पैसे से खरीद लिया था और किसी को ये बात पता नहीं है। लेकिन कमाल ये है कि जिस इंदौर के देवास गेट के उस फ्लैट में ये रह रही थी, उसका पता है इसने राज कुशवाहा या अपने प्रेमी तक को नहीं दिया था। प्रेमी को भी पता नहीं था कि वो फ्लैट कौन सा है। अब यहीं से एक डाउट ये भी होता है कि क्या सोनम आगे चलकर राज कुशवाहा को भी डिच यानी धोखा देना चाहती थी? इस बारे में भी पूछताछ चल रही है। इस पूरे केस में जब सामने आया वो ये है कि जो पहली 2 प्लानिंग थी वो भी राज की थी, जो राजा को गुवाहाटी में मारना था वो भी राज कुशवाहा की थी, जो फिर शिलोंग में हुआ उसके पीछे भी मास्टरमाइंड राज था। लेकिन मास्टरमाइंड यानी प्लान वो बना रहा था और उस प्लान में हामी भर रही थी सोनम, मोहर सोनम लगा रही थी। पांचों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब तक सोनम अपने इल्जाम राज पर धर रही थी, राज सोनम पर, लेकिन अब यह क्लियर हो गया कि असली मास्टरमाइंड राज था, लेकिन बराबर की जुर्म में शरीक उसके साथ उसकी साथी जो थी वो सोनम थी। मतलब आप ये देखिए कि एक शादी से बचने या अपने प्रेमी से शादी करने के लिए फरवरी से ही साजिश उसने शुरू कर दी थी। और अगर एक जली हुई लड़की की लाश इंदौर के किसी इलाके में मिल जाती
तो ये कि पता नहीं उस लड़की कौन होती जिसकी पिताजी की जान जाती, लेकिन शायद राजा कुशवाहा फिर इस साजिश से बाहर हो जाता, फिर राजा कुशवाहा की शायद मौत नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं ना, मौत लिखी होती कहीं भी खींच कर ले आती। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल कल का वो एयर इंडिया का प्लेन हादसा, 242 लोग प्लेन में सवार, 11A सीट पर बैठा सिर्फ एक शख्स और वही बचा। तो इसीलिए मौत कब कहाँ किस रूप में आया नहीं कहा जा सकता। लेकिन वाकई जो पूरी साजिश है, अब तक ये लग रहा था कि चलो इश्क के अंधे बहुत सारे ऐसे उल जुलूल प्लान बनाते हैं, लेकिन ये प्योर क्रिमिनल माइंड की साजिश थी, इस पर कोई दो राय नहीं। सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी है L32, जो आरुषि का घर हुआ करता था जलवायु विहार नोएडा सेक्टर 25 में, वहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है नोएडा सेक्टर 30। और इस नोएडा सेक्टर 30 में एक कोठी है, उस कोठी का नंबर है D40। सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर, 15 साल का फासला, लेकिन सेम कहानी, सेम शर्मिंदगी। इस D40 में रेणु सिन्हा नाम की 61 साल की एक महिला रहा करती थी। वो पेशे से एक वकील, अच्छे परिवार से। उनके जो एक भाई हैं, छोटे भाई अजय कुमार। अजय कुमार को आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे आज तक में भी उन्होंने करीब 10 साल काम किया, एंकरिंग की, एक न्यूज़ एंकर और साथ साथ जर्नलिस्ट। 9/11 को कवर करने वो US भी गए थे। इसके बाद उन्होंने कई और चैनल में काम किया। तो वो भी नोएडा में रहते हैं, अजय कुमार। जो रेणु सिन्हा है, इनकी शादी एक IAS अफसर से हुई थी, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। 86 बैच के अफसर थे नितिन नाथ सिन्हा। तो 86 बैच के अफसर थे, उनसे शादी हुई, दोनों को एक बेटा हुआ। पढ़ाई लिखाई के बाद बेटा अमेरिका चला गया और इस वक्त वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है। अब यहाँ मियाँ बीवी यानी कि पति पत्नी नोएडा सेक्टर 30 के इस कोठी D40 में अकेले रह रहे थे। लेकिन इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों अलग अलग रहते थे। पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो चुकी थी। अब उसकी बहुत सारी वजह रही होंगी। बीच में पता चला कि रेणु सिन्हा कैंसर की मरीज है। उसके बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनका इलाज शुरू हुआ। ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि पिछले महीने ही डॉक्टर ने उन्हें कैंसर मुक्त करार दिया, कि जो कैंसर था उसका इलाज हो गया और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो कैंसर की बीमारी दूर चली गई, पिछले महीने की बात है। अब वो इसी घर में अपने पति के साथ रह रही हैं और नितिन नाथ जो IAS अफसर थे, वो 86 बैच के, उन्होंने 98 में भी RS ले लिया, खुद से ही वॉलंटरी रिटायरमेंट। और इसके बाद वो अमेरिकी फर्म के साथ काम करने लगे और यहीं दोनों रहते थे नोएडा सेक्टर 30 की इस कोठी में। एक रूटीन थी रेणु सिन्हा की, वो ये कि हर संडे को वो लंच के लिए अपने भाई अजय कुमार के घर जाया करती थी। अजय कुमार भी नोएडा में रहते हैं। तो हर संडे ये रूटीन, पाबंदी थी कि वो लंच अपने भाई के साथ करती थी। अभी जो संडे गुजरा 2 दिन पहले, उस संडे भी उन्हें लंच के लिए आना था और आने से पहले वो हमेशा फ़ोन भी कर देती अगर उन्हें कुछ खास उनकी पसंद का कुछ खाना बनाना हो। लेकिन इस संडे पहली बार हुआ इन इतने बरसों में कि उन्होंने फ़ोन नहीं किया। अब अजय कुमार ने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, घंटी बजती रही। इस चक्कर में कई घंटे निकल गए, पर वो ना आई ना उनका फ़ोन उठा। अब थोड़ी फिक्र होने लगी, तो अजय कुमार जी ने फिर अपने जीजा यानी कि नितिन नाथ को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठा लिया, तो उन्होंने बताया कि आज दीदी घर नहीं आई लंच पर। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, वो तो कल सुबह ही घर से निकली और उसके बाद से घर नहीं लौटी। अब ये सुनकर वो और घबरा गए कि कल सुबह से वो घर से निकली और ये पता नहीं, और उन्होंने बताया नहीं। फिर उन्हें लगा कि पति पत्नी में वैसे ही रिश्ते खराब थे, तो कम बात हुआ करती थी नितिन नाथ से। लेकिन अब ये फिक्र हुई, अब वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, रेणु जी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। दोपहर के बाद फिर उन्होंने अपने जानकारों की मदद से मोबाइल को जब ट्रेस कराया तो पता चला कि लोकेशन तो उसी D40 कोठी के इर्द गिर्द का निकल रहा है। अब वो दोपहर को सेक्टर 20 थाने पहुंचते हैं, नोएडा के पुलिस स्टेशन, और वहां जाकर बताते हैं पूरी बात, कैसे ऐसे। और हस्बैंड ने कहा कि वो कल से ही नहीं है, फ़ोन उठा नहीं रही है। ये दोपहर की बात है, करीब 1-2 बजे की। नोएडा पुलिस भी एक आम केस समझ कर उसको कह रही है ठीक है हम ढूंढते हैं, ये करते हैं। करते करते शाम हो जाता है। जब शाम हो गई तो करीब 6 बज रहे होंगे। अब चूंकि अजय कुमार जी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी, पुलिस में भी, दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं।
तो फिर कुछ ऊपर से फ़ोन गया, तब नोएडा पुलिस को लगा कि ये मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल है। एक तरफ एक वकील हैं पेशे से, उनके हस्बैंड रिटायर्ड IAS अफसर हैं, जो खुद अजय कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो फिर नोएडा पुलिस की एक टीम शाम को, ये जब तय हो गया कि लोकेशन कोठी का ही आ रहा है, तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। अब पुलिस की टीम में देखिए कौन कौन है। सेक्टर 20 थाने के SHO, एक ACP, एक DCP रैंक के अफसर और बाकी उनके साथ। अब ये पहुँचे उस कोठी के बाहर, देखा तो कोठी पे ताला लगा हुआ है। चारों तरफ से घूमकर पुलिस ने देखा। इस दौरान में नज़र पड़ी कि कोठी के दरवाजे पे तो ताला है, लेकिन कोठी का AC ऑन है। तो कई बार होता है कि कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर देखा कि शायद एक से ज़्यादा AC ऑन है। ये 2 मंजिला कुल कोठी है, ये करीब 3200 स्क्वायर मीटर पे बना हुआ। तो अब चिंता हुई कि AC भी ऑन है, दरवाज़ा बंद है। तो फिर खुद रेनू के फैमिली यानी कि अजय कुमार, उनके भाई, पुलिस से कहते हैं कि मुझे डाउट है, फ़ोन का लोकेशन भी यहीं दिखा रहा है, आप एक काम कीजिए, आप कोठी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अब पुलिस वाले कोठी का दरवाज़ा खोलने या तोड़ने के तैयारी नहीं, वो कह रहे नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। अब एक महिला गायब है, उसको सैटरडे से और संडे शाम हो गई है, और पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि हम कोठी का दरवाज़ा नहीं तोड़ेंगे। अब लास्ट में जब उन्होंने फोर्स किया कि भाई मेरी बहन गायब है, आप कुछ कीजिए, तब पुलिस वालों को लगा कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। करीब फिर उन्होंने कहा शाम को कि ठीक है, हम तोड़ते हैं। अब आलम देखिए पुलिस का, छोटी छोटी जानकारी ऐसी मिलती है। जब पुलिस की टीम तैयार हो गई, SHO, ACP, DCP सब मौके पर हैं। अब कहा गया कि ताला तोड़िए और अंदर दाखिल होते हैं। अब पुलिस वाले हाथ पैर झाड़ लेते हैं, कहते तोड़ना तो है, पर इसको किससे तोड़े, हमारे पास तो कोई औजार, कोई हथियार है नहीं इस तरह का, आप ही कुछ इंतज़ाम कीजिए। अब वो शख्स जो अपनी बहन के लिए परेशान घूम रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, किसी तरह से पुलिस वालों को लेकर कोठी तक पहुंचता है, वहाँ पर फिर भी पुलिस से कहता है कि आप तोड़िए, खोलिए, अंदर देखिए। पुलिस वाले तैयार नहीं, बड़ी मुश्किल से जब तैयार हुए तो कहते हैं आप ही सामान लेकर आइए इसको तोड़ने का। अब वो अपने किसी जानकार के थ्रू फिर जो भी औजार है वो मंगाते हैं। पुलिस वाले वहीं खड़े हुए तमाशबीन की तरह। जब वो आता है तो अब फिर दरवाज़ा और ताला तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है। 2 फ्लोर है, फर्स्ट और सेकंड। जब अंदर दाखिल होते हैं तो हर चीज़ कमरे में करीने से जैसे होनी चाहिए वैसी ही थी, कोई उलट पुलट कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद जैसे ही बाथरूम के अंदर पुलिस वाले और पहुंचते हैं, वहाँ रेणु सिन्हा जी की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। जैसी लाश नजर आई, अब पुलिस वालों को सीरियसनेस का अंदाज़ा हुआ। उन्होंने फ़ौरन फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया। डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक टीम आई। आप लोग बहुत सारे दूर से इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, कई बार लगता है फॉरेंसिक टीम आती, डॉग स्क्वाड, क्या करते हैं ये लोग। सिर्फ 15 मिनट फॉरेंसिक की टीम आई, बाथरूम में लाश पड़ी थी, बाथरूम के इर्द गिर्द और इधर उधर। 15 मिनट में उन्होंने अपना काम निपटाया और कोठी से बाहर निकल गए। सिर्फ 15 मिनट। अब अंदाज़ा लगाइए कि इन 15 मिनट में क्या क्या होगा। इतना टाइम तो बैग खोलने, अपना इक्विपमेंट्स निकालने, बाकी चीज़ों में ही लग जाता। बट ऐसा होता है। 15 मिनट में निकल गए। डॉग स्क्वाड जो आया उसने भी इधर उधर उसको घुमाया, वो भी निकल गया। अब पुलिस वाले हैं, उन्होंने लाश उठाई, लाश उठाकर हॉस्पिटल भेजा। कोठी का दरवाज़ा बंद, वापस पुलिस स्टेशन। रिश्तेदारों से कहा गया चलिए अब आप रिपोर्ट लिखाइए। अब कातिल नहीं है। घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई और उन्होंने फिर बताया कि ये जो नितिन नाथ सिन्हा है, इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, तो ये देश छोड़कर जा सकते हैं। अब जाहिर है उन्हें यह भी मालूम था कि अगर इधर मर्डर हो गया और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या देश के किसी एयरपोर्ट से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो हो सकता है वो यूपी से नेपाल निकलने और नेपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काठमांडू के वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। अब जैसे ही ये सुना तो नोएडा पुलिस ने कहा कि अच्छा एक काम करो यार, फ़ौरन एक पुलिस की टीम तैयार करो और नेपाल भेजो, ताकि उनको नेपाल में पकड़ा जा सके। अब पुलिस तैयारी कर रही है नेपाल जाने की। ये संडे रात की बात बता रहा हूँ आपको। 7 बजे के इर्द गिर्द वो लाश बरामद हुई थी बाथरूम से। उसके बाद ये सारी जानकारी मिली। अब एक टीम तैयार हो रही है, पुलिस की टीम भी जाती है। तो यूँ नहीं है कि फ़ोन आया और निकल लो, भाई उनको भी तैयारी करनी होती है। अपने कपड़े, बाकी सामान वो सारा रखना पड़ता है, बैग तैयार करना पड़ता है, जैसे हम लोगों को करना पड़ता है। तो उसमें ये था फिर गाड़ी का इंतज़ाम, ड्राइवर का इंतज़ाम, क्योंकि रूट लंबा है। तो सारी तैयारियाँ हो रही हैं। अब इधर लाश मिलने के बाद नोएडा पुलिस की भी थोड़ी सी हालत ख़राब, क्योंकि एक वकील का कत्ल, एक IAS अफसर हस्बैंड वो शक के घेरे में, और एक सीनियर जर्नलिस्ट उनकी सिस्टर। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट के भी फ़ोन जाने लगे।
अब पुलिस को लगा कि गड़बड़ हो जाए कहीं, इसलिए कुछ करो। पहली बार रात को अब वो 9-10 बजे अपना काम शुरू करते हैं, जो उनको कायदे से दोपहर को संडे को करना चाहिए। अब वो कहते हैं पहले तो चलो जो नितिन नाथ सस्पेक्ट हैं उनके मोबाइल का लोकेशन ढूंढते हैं, सर्विलांस पे लगाया। जो कोठी का के आसपास का सीसीटीवी कैमरा, उन्होंने कहा कि चलो अब इसको करते हैं, ढूंढते हैं। पता चला कि उस कोठी का जो सीसीटीवी अपना कैमरा था वो बंद पड़ा हुआ था, जिस कमरे से ये लाश मिली, कोठी से लाश मिली थी, लेकिन आसपास में कुछ कैमरे थे। तो मोबाइल जो ट्रेस करना था लोकेशन, वो नितिन नाथ का और कैमरे, ये अगर संडे दोपहर कर लेते तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हो जाती। लेकिन लाश मिलने के बाद अब रात को पुलिस असल मानों में पुलिस वाला काम कर रही है। जब कैमरा देखा तो पुलिस चौंक उठी, देखा कि नितिन नाथ सैटरडे को आखिरी बार कोठी के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद से वो कोठी के बाहर निकले ही नहीं। तो कोठी के बाहर नहीं निकले तो फिर कहाँ गए? दूसरा, जब उनके मोबाइल को ट्रेस किया गया तो पता चला कि सैटरडे से लेकर अभी तक उनके मोबाइल का लोकेशन उस सेक्टर 30 के मोबाइल टावर जो है उसमें वही दिखा रहा, कोठी के इर्द गिर्द। तो टावर से भी ये पता चल रहा है कि मोबाइल का लोकेशन कोठी के पास, और सीसीटीवी कैमरा कह रहा है कि ये कोठी से अंदर जब गए तो उसका से बाहर निकले नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारा खेल कोठी के अंदर का है। अब पुलिस शाम को 7 बजे उस कोठी में दाखिल हुई थी, लाश वाश लेकर निकल गई। उस दौरान में पुलिस ने पूरी कोठी की तलाशी ली, पता नहीं किस तरीके से ली, लेकिन ली, और वो चले गए। अब रात को अचानक लोकेशन और फिर सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि नहीं यार, ये शख्स तो बाहर गया नहीं है। पुलिस को लगा गड़बड़ हो गई है। आरुषि की कहानी फिर से उनके दिमाग में आ गई, लगा कि अब क्या होगा। फौरन रात 12 बजे के आसपास अब थाने से फोन जाता है अजय कुमार के पास और कहा जाता है कि हमें कैमरे और इससे कुछ क्लू मिला है, हमें एक बार फिर कोठी में जाना पड़ेगा। वो फौरन आते हैं पुलिस की टीम के साथ। अब 12 बजे के बाद ये लोग फिर से उसी कोठी के अंदर दाखिल होते हैं। दरवाज़ा दोबारा खुलता है। अब पूरी कोठी की तलाशी ली जाती है, सारे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, हर एक सामान की, हर एक चीज़ की। लगभग 2.5 घंटे बीत जाते हैं। इसी दौरान में उनको फिर पता चलता है कि फर्स्ट फ्लोर पे एक जगह है बहुत छोटी सी, उसमें भी एक दरवाज़ा है और वो 2 दरवाजे हैं उसके, एक पीछे एक आगे। वो कई घरों में होता है स्टोर रूम के तौर पे यूज़ करने वाला। तो एक तरफ से तो बाहर से बंद है, दूसरी तरफ से अंदर से बंद है। अब लगा कि बाकी जगह तो तलाश कर ली, बेड से के अंदर से लेके हर जगह, छत भी इस बार तलाश की रात को, लेकिन उसको नहीं देखा। तो अब वो भी बंद। तो पुलिस वाले ने फिर लात मार मार कर उस स्टोर रूम के दरवाजे को तोड़ डाला। जब तोड़ा तो अंदर एक शख्स दुबका हुआ सा बैठा हुआ है, उसके बराबर में मोबाइल है, चार्जर है, कॉफ़ी का मग है। उसे बाहर निकाला गया तो फिर पहचाना गया। तब बताया कि यही है नितिन नाथ सिन्हा, IAS अफसर जिन्होंने VRS लिया और जो रेणु सिन्हा के पति थे। अब इसके बाद उनको थाने लाया गया। अब यहाँ कहानी देखिए कि पुलिस शाम को पहुंची, 7 बजे लाश मिली, पूरे कोठी की तलाशी ली। जब पुलिस लाश लेकर निकल रही थी, या लाश पुलिस को पहली बार मिली, तब भी कातिल उसी कोठी के अंदर था। और उसके बाद उस कोठी को बंद करके चले गए और वापस आए, तब भी कोठी के अंदर ही कातिल मौजूद था। ठीक वैसे ही जैसे हेमराज को ढूंढने के लिए नेपाल गई और हेमराज की लाश तब भी उस छत पर मौजूद थी, आरुषि के फ्लैट के। तो पुलिस ने यहाँ कुछ किया नहीं। खैर, अब उनको लेकर जाया गया। अब पूछताछ शुरू हुई। तो पूछताछ में जो रीज़न बताया वो आगे बताऊंगा। उससे पहले जब पुलिस की टीम कोठी के अंदर दाखिल हुई तो जो डेड बॉडी थी, लाश थी, उसके भी कपड़े गीले थे। ऐसा लगा था कि कुछ पोंछने की, कुछ साफ करने की कोशिश की गई। बाथरूम के आसपास का पूरा एरिया, फ्लोर को साफ किया गया था, कुछ कपड़ों को धोया गया था और हर चीज़ करीने से रखी गई थी। जब पूछा गया कि ये सारा क्यों, तो वजह यह थी कि संडे की रात को ही नितिन को अपनी पत्नी रेणु की लाश को कहीं ठिकाने लगाना था। और इस ठिकाने लगाने के बाद पहले ही उसने आधी कहानी तो गढ़ रखी थी कि सैटरडे से ही वो घर से गायब है, घर से निकली, लौटी नहीं। तो अब एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती, पुलिस तफ्तीश करती और लाश अगर कहीं ऐसी जगह इधर उधर ठिकाने लगा देते जैसे श्रद्धा वाला मामला था, तो आराम से हफ्ता 10 दिन तो निकल जाता। और नितिन नाथ को सिर्फ यही हफ्ता 10 दिन चाहिए था इस देश से निकलने के लिए। तो पूरी प्लानिंग यही थी कि संडे की रात को मौका मिलते ही लाश को ठिकाने लगाना है और उसके बाद 1 हफ्ते तक ड्रामा करना है कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ,
और 1 हफ्ते बाद यहाँ से फुर हो जाना। क्यों फुर होना है और क्यों लाश ठिकाने लगाना था? तो पूरी कहानी ये थी कि जो ये कोठी है, इस कोठी की कीमत करीब 4-5 करोड़ रुपये, अलग अलग लोग बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं 3 करोड़। तो ये एक डीलर से लास्ट वीक डील हुई और ये कोठी बेचने का सौदा हो गया, नितिन नाथ ने कर लिया। लेकिन जो उनकी पत्नी रेनू थी वो ये कोठी बेचना नहीं चाहती थी। उनको अचानक पता चल गया कि उनके पति ने कोठी का सौदा कर लिया और अगले 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर वो सारे पैसे मिलेंगे। इस बात को लेकर संडे को या सैटरडे को इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही वक्त पता चलेगा। तो झगड़ा हुआ और उसके बाद नितिन नाथ ने अपने हाथों से अपनी पत्नी को मार डाला। अब मारने के बाद सारे सीन ऑफ क्राइम और इन सबको साफ सुथरा कर रहा है और रात को उसका इरादा था लाश को ठिकाने लगाने का। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि लाश को ठिकाने कैसे लगाना था। पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या पूरी लाश कहीं ले जाकर करना था, यह पता नहीं। जो हाल के वक्त में जिस तरीके से हम लोगों ने श्रद्धा और बाकी केसेस सुने, उस तरीके से बाहर ले जाकर ठिकाने लगाना था, कहाँ लगाना था, ये सारी चीज़ें अभी पूछताछ चल रही हैं, क्योंकि अभी वो पुलिस के कब्जे में है। तो जब लाश ठिकाने लगा देता और उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता, कहानी सैटरडे को ही गढ़ चुका था, तो अब वो पुलिस को उलझाता 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि जिस डीलर से उसने इस कोठी की डील की थी, उस डीलर ने उसको हफ्ता 10 दिन के अंदर पूरा अमाउंट देने का वादा किया था। तो जैसे ही ये पैसे मिलते, ब्रिटिश पासपोर्ट उसके पास ऑलरेडी था, उस पासपोर्ट के थ्रू वो पैसे लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता और फिर पुलिस ढूंढती रहती। ब्रिटेन पहुँच जाता तो फिर लाना, ये करना। वैसे भी आपको पता है, माल्या से लेके ललित मोदी सारे उधर ही हैं, हम ला तो पा नहीं रहे। बल्कि अभी अपने एक जाने माने नामचीन वकील, उनकी शादी थी और उसमें भी मोदी साहब, ललित मोदी जो है वो साफ दिख रहे थे। तो लाना इतना आसान नहीं होता। तो क्या पता अगर ये ब्रिटेन भाग जाता नितिन, तो उसे लाना मुश्किल होता। तो खैर वक्त से पहले ये सारी चीज़ें हो गई और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन ये पूरी कहानी 15 साल के बाद आरुषि कहानी की इसलिए याद दिलाता है कि अगर पुलिस उस कोठी की तसल्ली से जांच कर लेती तो शायद ये 10-12 घंटे तक एक कातिल उसी के अंदर जो छुपा था वो पकड़ा जाता। और अगर उसका इरादा भागने का होता तो ये मौका मिला था, वो भाग जाता, फिर पुलिस लकीर पीटती रहती। तो ये बहुत बड़ी एक लापरवाही भी थी, गलती भी थी। और वैसे भी कहते हैं कि जो सीन ऑफ क्राइम होता है, किसी भी केस को सुलझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी ज़मीन, उसकी फर्श, उसकी दीवारें। वहीं से आपको सबूत मिलता है। और पुलिस ऐसी जगह पर एक एक चीज़ जहाँ तलाशी लेनी चाहिए, वहाँ ये लापरवाही, इस हद तक लापरवाही। और उसी से 2.5 किलोमीटर दूर सेक्टर 25, 15 साल पहले 2008, 15-16 मई की रात आरुषि केस के बाद हेमराज के केस की वजह से नोएडा पुलिस की फजीहत हो चुकी थी। तो कम से कम उन्हें अपनी वो फजीहत भी याद रखनी चाहिए थी। और इतने सीनियर अफसर, एसीपी, डीसीपी रैंक के मौके पे मौजूद हैं, पर उन्होंने भी अपना दिमाग नहीं चलाया। वो तो शुक्र है कि कातिल भागा नहीं। अगर भाग लेता तो ये है कि एक दूसरे के ऊपर ये सारी चीज़ें डाल देते और ये मामला यूं ही रहता। तो ये थी वो कहानी। इस कहानी के ज़रिए पुलिस कैसे काम करती है, मैंने असल में आपको वो बताने की कोशिश की थी। और ख़ास तौर पर ये तो चलिए बड़े बड़े इसमें लोग थे सारे, छोटे मोटे जो केस गांव देहात या छोटे कस्बों में, शहरों में होता है, जो आम लोग होते हैं, वहाँ पे अगर कोई इस तरह से गुम हो, किसी घर में हो, कोई पुलिस वाले के पास जाता है तो कितनी बार स्पॉट पर जाता है, नहीं जाता है, क्या करता है, इसका अंदाज़ा आप बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं कि पुलिस कैसे काम करती है।